नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन फिजिक्स का एक चैप्टर दैट इज लाइट। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट के बारे में आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा है कि लाइट क्या होती है, हाउ डज इट ट्रैवल। रिफ्लेक्शन भी पढ़ा आप लोगों ने, राइट? कि एक सरफेस में जो आपका बेसिकली एक ओपेक ऑब्जेक्ट या ओपेक सरफेस होगा या पॉलिश्ड सरफेस होगा, तो उसमें लाइट इंसिडेंट होने के बाद वापस अपने उसी पाथ में वापस आती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। हम क्या बोलते हैं उसको, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट में हमें रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और उसके पहले बात करेंगे कि लाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, क्या होता है लाइट, अगर कोई आपसे पूछे तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे क्या कर पाते हैं हम, देख पाते हैं, है ना। इट गिव्स अस द, हाँ, पावर ऑफ विजन। लाइक साउंड भी एक एनर्जी था ना, जब अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था। इट गिव्स अस द पावर ऑफ हियरिंग, और लाइट हमको इज गिविंग अ पावर ऑफ विजन। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं नेचर में। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट है ना, जैसे कि ये ट्यूबलाइट हो गई या एक कैंडल हो गया, बर्निंग कैंडल, इनके पास खुद की लाइट है, राइट? तो इनको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ये अपनी लाइट एमिट करेंगे, इसलिए हम इनको देख पा रहे हैं। ये बल्ब हमें दिख रहा है क्योंकि ये लाइट एमिट कर रहा है, राइट? इन द सेम वे दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वो भी दिख रहे हैं, आप लोग सब मुझे दिख रहे हैं, टेबल दिख रही है, पेन दिख रहा है। अब इनकी तो खुद की लाइट नहीं है ना, आप लोग की खुद की लाइट है, राइट? बट तभी मैं देख पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्योंकि जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जिनके पास खुद की लाइट नहीं है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? और वही रिफ्लेक्टेड लाइट जो है मेरी आईज में इमेज बना रही है, और इसलिए मैं आप लोग को देख पा रहा हूं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, राइट? तो हम एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को तभी देख पाएंगे जब उसके पास कोई एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा जिसकी लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? अगर जैसे अभी इसी रूम में पूरा अंधेरा कर देंगे तो कोई किसी को नहीं देख पाएगा, राइट? और अभी देख पा रहे हैं बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में जाकर के रेटिना में इमेज बना रही है। रेटिना हमारे आंखों की स्क्रीन है, राइट, जहां पे इमेज बन रही है। क्लियर? वैसे ही जैसे कि आप प्रोजेक्टर में जब उसको फोकस करते हैं, प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, हम एक स्क्रीन पे उसको फोकस करते हैं, राइट? और स्क्रीन पे हम इमेज देख पाते हैं। तो वैसे ही रेटिना भी हमारे आंखों के लिए स्क्रीन है जहां पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द पावर ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अपन लाइट की, तो क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? इन अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब कभी भी लाइट एक कर्व्ड पाथ करके ट्रेवल नहीं करेगी। इसको आप ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे मेरे हाथ के पीछे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो आप नहीं देख पाओगे, राइट? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप नहीं देख पाओगे उस ऑब्जेक्ट को, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है वो स्ट्रेट जाएगी, वो ऐसे घूम के आपके पास नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं ना? तभी तो हम किसी चीज के पीछे छुप जाते तो हम दिखते नहीं है ना, क्योंकि हमसे जो लाइट एमिट हो रही है वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी, राइट? तो वो कर्व्ड पाथ ट्रैवल नहीं कर सकती लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये अब पहली प्रॉपर्टी हुई आपकी कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और लाइट बेसिकली एक तरह की वेव है, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम से समझ में आ रहा है कि दो टाइप के मटेरियल है इसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं, और इसी को हम लाइट बोलते हैं। जैसे कि अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी के परपेंडिकुलर ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है, बट बार बार हम लाइट को ऐसे तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज अ स्ट्रेट लाइन विथ अ एरो, और इसको कहते हैं अपन रे। क्या बोलते हैं? रे। और ऐसे ही बहुत सारी रेज होंगी, तो उनके कॉम्बिनेशन को, उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम, बीम। रे मतलब सिंगल लाइट, राइट? सिंगल लाइन लाइट की, और अगर मल्टीपल लाइंस बना रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बीम। ठीक है, अब बीम भी दो तीन टाइप की होंगी।
ये तो अपन जो बनाए ये पैरेलल बीम्स है कि लाइट ट्रैवल कर रही है पैरेलल लाइंस के फॉर्म में, राइट। और वैसे ही अगर लाइट एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम, और अगर एक पॉइंट से निकल रही है बाहर तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट मतलब एक पॉइंट पे आके मीट होना, और डाइवर्जेंस का मतलब एक पॉइंट से बाहर निकलना। तो ये डाइवर्जेंट है, एरो समझ में आ रहा है, एरो देख करके, ये डाइवर्जेंट है और ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये पैरेलल है, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। तो लाइट ऐसे ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अपन स्पीड की, तो लाइट की जो स्पीड होती है जो एयर और वैक्यूम में होती है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैं एयर और वैक्यूम की बात कर रहा हूं, जहां पे पार्टिकल्स बहुत रेयर है। हमें पता ना एयर में तो पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, उनके बीच में बहुत सारी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं, तो लाइट कैन इजिली ट्रैवल थ्रू देम। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए स्पीड सबसे ज्यादा लाइट की किसमें होगी, एयर में या वैक्यूम में, ठीक है। वैक्यूम में तो खैर कुछ भी नहीं है, नॉट इवन एयर। तो वहां और एयर में लाइट की स्पीड सेम है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जहां मैं बात करूंगा कोई और मीडियम की, जैसे कोई ग्लास हो गया, ग्लास से भी तो लाइट ट्रैवल करके निकलती है ना, तब इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। बट लाइट डू नॉट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। लाइट डू नॉट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। जैसे साउंड को तो ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए था ना, हमने क्लास 9 से पढ़ा है कि अगर आप पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिए थे बॉक्स के अंदर, हमने एक बेल जार लिया था, आपको एक्सपेरिमेंट याद है, हमने एक बेल जार लिया था, बेल जार के अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिए थे और अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल रख दिए थे। बाहर से आप जैसे ही उस स्विच को ऑन कर रहे थे तो बेल बज जरूर रही थी, बट आपको बाहर तक आवाज नहीं आ रही थी। उसका रीजन क्या था, क्योंकि आपने अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, तो वहां पे कोई भी एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, राइट। तो लाइट ट्रैवल नहीं कर पा रही है, क्योंकि सॉरी साउंड ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, राइट। बट लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये एक और प्रॉपर्टी है कि लाइट डू नॉट नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, बट साउंड को चाहिए, राइट। और लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड जस्ट अपोजिट है। जैसे अभी मैंने क्या बात की अभी, कि लाइट सबसे फास्टेस्ट कब ट्रैवल कर रही है, कहां ट्रैवल कर रही है, एयर में या वैक्यूम में। साउंड वैक्यूम में तो ट्रैवल ही नहीं करती, एयर में स्लो ट्रैवल करती है। उसका रीजन है कि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, राइट। बट सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, तो आराम से जो साउंड है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में फास्टली ट्रैवल कर लेती है। तो वहां पे उल्टा होता है, सॉलिड मीडियम में सबसे फास्टेस्ट होता है साउंड, उसके बाद लिक्विड मीडियम में, और सबसे स्लो है एयर में, गैस में, और वैक्यूम में तो है ही नहीं। और यहां सब उल्टा है, राइट। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर और वैक्यूम, उसके बाद लिक्विड मीडियम, और सबसे स्लोएस्ट सॉलिड मीडियम में। देखिए पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, तो दे विल नॉट अलाउ लाइट टू ट्रैवल वेरी फास्ट। आप ऐसा समझ सकते हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं उसके रास्ते में, इसलिए लाइट की स्पीड कम हो गई। लिक्विड में भी है ऑब्स्टिकल, बट उनका थोड़ा डिस्टेंस रहता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और एयर में तो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है, इसलिए आराम से लाइट फास्टर ट्रैवल कर पा रही है, ठीक है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। अब इस चैप्टर में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो हम कई बार ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत बार बोलेंगे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कई बार हम सुनेंगे, इमेज। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जिसको हम देखना चाह रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आप अपने आप को देखना चाह रहे हो, राइट, मिरर में। और जो आप देख रहे हो मिरर के अंदर, दैट इज योर इमेज। एम आई क्लियर? आपका जो रेप्लिका आपको दिख रहा है, मिरर के अंदर दिख रहा है, या कई बार स्क्रीन पे दिखता है, दैट इज नोन एज द इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, द वन विच यू वांट टू सी, ठीक है, या द वन विच यू आर सीइंग इज द ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट का जो एक रेप्लिका आपको दिख रहा है, दैट इज अ इमेज, ठीक है। वो भी दो टाइप की इमेज होती है, रियल एंड वर्चुअल, ये भी आपने पढ़ा है ना, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। कि रियल इमेजेस वो होती है जो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दूं और यहाँ मैं खड़ा हूँ, राइट, तो मुझे अपनी इमेज मिरर में ही दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे एक व्हाइट पर्दा लगा दूं विच इज अ काइंड ऑफ स्क्रीन, तो उसमें मेरी इमेज मुझे नहीं दिखेगी, राइट, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। तो जो भी हम इमेज अपने मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर्स में, दैट इज अ वर्चुअल इमेज, जो हमें मिरर में ही दिखती है। और वर्चुअल बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वर्चुअल है ना, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ मिरर ना, समझ रहे हैं, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे आपको अपनी इमेज दिख रही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्चुअल इमेज,
ठीक है, चलो इमेजेस में हम आएंगे, उसके पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक सरफेस है और अपन एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये अगर एक मिरर है, अगर तो मिरर में एक्चुअली ग्लास को अगर आप एक साइड से पॉलिश कर दो तो वो मिरर बन जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ये ग्लास है, इसको अगर मैं एक साइड से पॉलिश कर दूंगा तो ये मिरर बन जाएगा। अभी तो लेंस है, ये लेंस है ना, ट्रांसपेरेंट है मतलब लेंस है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। पर अगर मैं इसके एक साइड को पॉलिश कर दूं पेंट से, जनरली हम सिल्वर यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो ये मिरर बन जाएगा, राइट। तब हम अपन इसमें अपनी इमेज देख पाएंगे। आपको मिरर और ग्लास में तो अंतर समझ में आ रहा है ना, ग्लास एंड मिरर, ठीक है। तो मिरर है, समझ लीजिए ये, जहां पे मैंने एक सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश, और ऊपर वाला सरफेस पॉलिश नहीं है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ रहे हैं क्या? नीचे वाले को पॉलिश किया हमने और सामने वाला क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, नीचे की ऊपर? ऊपर, राइट। देखिए अगर मिरर ऐसा है तो हम पीछे आके नहीं खड़े होंगे ना मिरर के, अपने आप को देखने के लिए, राइट। तो पीछे वाला जो सरफेस है वो पॉलिश है और सामने वाला सरफेस क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, राइट। अब ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो रही होगी, हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से ही एमिट होती है, ठीक है। देखने वाले की नजर में लाइट थोड़ी ना कि वो ऐसे लाइट मार के देखेगा, राइट। आप लोग मुझे दिख रहे क्योंकि आप लोग से लाइट एमिट होकर के मेरी आंखों में इंसिडेंट कर रही है, राइट, और जाकर के रेटिना पे इमेज बना रही है। मैं आपके ऊपर लाइट नहीं फेंक रहा हूं, राइट। तो ऑब्जेक्ट से ही हमेशा लाइट ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द स्क्रीन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट ऐसे एमिट होके आएगी, तो इस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है ये? इंसिडेंट रे, क्योंकि वो इंसिडेंट हो रही है आकर के मिरर पे, सरफेस पे। जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंस हो रही है उसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आप एक 90 डिग्री पे लाइन बनाते हो जो कि इमेजिनरी लाइन है, वो रियल लाइन नहीं है, राइट। इमेजिनरी है इसलिए मैंने डॉटेड लाइन यूज करी है। और ये जो एंगल बन रहा है इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। जनरली वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नहीं। मिरर के साथ जो एंगल बना रहा है वो नहीं, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इतने ही एंगल से एक रे यहां से निकल के बाहर जाएगी एंड दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे थी, ये क्या है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। और उतने ही एंगल से, और एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड बाय लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। इसमें पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। एक लॉ हमने इसमें और पढ़ा है कि अगर मैं प्लेन सरफेस, ये प्लेन है ना, एक मिरर कैसा प्लेन है, 2 डायमेंशनल है ना, एक मिरर है, राइट। तो जब लाइट इस पे आके एमिट कर रही है या इंसिडेंट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करी है उसी पे अपन नॉर्मल बना रहे हैं, और उसी से उतने एंगल पर एक रिफ्लेक्टेड रे भी निकल रही है, राइट। तो 3 रेज हो गई या 3 लाइंस हो गई अपने पास। कौन कौन सी है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही प्लेन पर है, ठीक है। जब मैं अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करूंगा ना तो तीनों कहां पर है, उसी प्लेन पर है। बाकी अगर मैं कोई और पॉइंट पे देखूंगा तो सब अलग अलग जगह पर है। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी, राइट। बट इस पॉइंट पे आपको तीनों मिल रही है। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। कहां मिल रही है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और कहां है सब? इन द सेम प्लेन। एम आई क्लियर? तो ये हमारा सेकेंड लॉ होता है। तो 2 लॉ है रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ना अपन एक स्पेशल केस भी बना सकते हैं रिफ्लेक्शन का। वो स्पेशल केस कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली आके गिर रही है 90 डिग्री पर, ये इंसिडेंट रे, क्या है ये? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे गिरी, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इससे नॉर्मल कैसे बनाओगे? यही लाइन होगी नॉर्मल भी, एक ही नॉर्मल बना सकते हैं ना आप ऊपर की तरफ 90 डिग्री पर। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? कैसे 90 डिग्री? और फिर आपने मिरर से बना दिया ना एंगल। मैंने क्या बोला आपको, एंगल किससे मेजर करना है? नॉर्मल से।
तो नॉर्मल भी वही है और इंसिडेंट रे भी वही है, तो एंगल कितना हो गया दोनों का, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 0, राइट। अगर ये ऐसे होती तो आप बोलते ना कुछ एंगल बन रहा है, राइट। बट अब तो ऐसा हो रहा है कि इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर गिर रही है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं उसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपस में कोइंसाइड कर रहा है, राइट। कोइंसाइड मतलब समझ गए ना, एक ही लाइन पर है। मैं क्लियर? तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, 0। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो बाय लॉ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए, है ना। तो आपकी इंसिडेंट रे भी यही होगी। मतलब अगर कोई सरफेस पे लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो ये इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल और यही रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 0। समझ रहे हैं स्पेशल केस ये वाला, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो भी हम इमेज बनाते हैं ना, दैट इज एक्चुअली अ वर्चुअल इमेज। उसको हम समझ भी सकते हैं कैसे, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आपका प्लेन मिरर, लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, इसकी इमेज बनानी है मुझे, राइट। तो देखो कैसे बनेगी इमेज, हम इसी पॉइंट से ए से बी में ऑब्जेक्ट के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट। जैसे ये पेन है समझ लो, तो ये आपका पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट ए, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, तब जाके ये ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट बन रहा है। तो मैं 2 ही पॉइंट ले रहा हूं उसका, ठीक है। बाकी पूरा ऑब्जेक्ट अपन बना देंगे उन 2 पॉइंट को मिला करके, ठीक है। तो पहले बी पॉइंट से इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि बी की इमेज कैसे दिखेगी आपको मिरर के अंदर, ठीक है। तो पहली रे ये वाली ले लेते हैं, ये रे आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज क्या, नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतने ही एंगल से मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। पहला समझ में आया ये वाला? वही है, मैंने इसके पहले वाले में मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा था, यहाँ वर्टिकली रखा है, ठीक है। चीज वही है। एक और रे बनाते हैं बी से ही, परपेंडिकुलर वाली बनाऊं क्या, वो सिंपल था क्योंकि अपन को एक ही लाइन में सारे काम हो जाएंगे हमारे। तो ये रहा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक लाइन, ये रहा इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल और यही रिफ्लेक्टेड रे। देख रहे हो आप 2 लाइट्स, ठीक है। इनको मैं अलग कलर से बनाता हूं, ध्यान देना। अब इसको अगर आप पीछे ड्रॉ करोगे और इसको भी पीछे आप और एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा कि ये कभी भी आपस में मीट नहीं हो पाएंगे। होंगे क्या ये 2 लाइन आपस में मीट? ये तो जैसे जैसे और आगे जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं ना एक दूसरे से। जब यहाँ पे थे तब थोड़े पास थे, और पीछे आ रहे हैं तो और दूर होते जा रहे हैं, राइट। क्योंकि ये किस टाइप की लाइट है, डाइवर्जिंग। अभी मैंने बताया था ना कि एक पॉइंट से अगर कोई 2 रे निकल रही है, ये डाइवर्जिंग है। देखो ये कभी मीट नहीं हो पाएगी इससे, समझ रहे डाइवर्जिंग नेचर का। बट अगर आप इसी रे को पीछे एक्सटेंड करो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो 2 रेज है ना जो पीछे जा रही हैं, ये इस पॉइंट से आ रही है। समझेगा मैंने क्या किया, मैंने उसी दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड किया तो देखा कि पीछे वो एक जगह मीट हो रही है। मैं क्लियर? पर वो पीछे की जगह कौन सी है, मिरर के अंदर की जगह। मिरर तो ये है ना, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है, और जो पीछे ये मीट हो रही है वो कहा, वो कौन सी जगह है, मिरर के अंदर की जगह, राइट। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है बी की, दैट इज बी डैश, ठीक है। अब यही काम ए के साथ करवाते हैं। अभी मैंने बी के साथ किया ये काम, अब सेम काम अपन किसके साथ करेंगे, ए के साथ, ठीक है। ध्यान देना, ए के साथ। तो ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, ये रहा इसका नॉर्मल 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी एंगल से एक लाइन और बना दिया हमने, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दूसरा वाला यहां भी वही स्ट्रेट वाला बना लूं क्या, 90 डिग्री वाला। तो ये रहा इंसिडेंट रे और यही रिफ्लेक्टेड रे। अगेन देखो ये दोनों ग्रीन रे जो है ये कभी आपस में मीट नहीं हो सकते, राइट। बट इफ वी एक्सटेंड देम तो हमको ऐसा लगेगा कि दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर एंड दैट इज ए डैश। ऐसे ही आप जैसे अपन वो लेटर्स का भी मिरर इमेज बनाते हैं तो लेटर्स का मिरर इमेज इन्वर्टेड बनता है। जैसे अगर आपने बी को ऐसे लिखा है तो इमेज बी की ऐसे ही नहीं बनेगी ना, क्या ऐसे बनेगी क्या, नहीं ना। कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से,
राइट। यहां भी वही हुआ ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट ऐसा था तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी ही नहीं बनेगी, समझ रहे हैं ना, उसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। एम आई क्लियर? दैट इज वाई वो एम्बुलेंस में सारे लेटर्स इन्वर्टेड लिखे रहते हैं, कभी ऑब्जर्व किया आपने? एम्बुलेंस में जितने भी लेटर्स लिखे रहते हैं वो एम्बुलेंस में जो वो जो गाड़ी में जो उन्होंने चिपकाया हुआ है वो उल्टा चिपकाते हैं, ताकि जब आप मिरर में उसको देखो तो वो आपको सीधा दिखे। एम आई क्लियर? ठीक है, क्योंकि हर लेटर का जब मिरर इमेज करोगे तो वो एक्चुअल लेटर आपको दिखेगा, क्योंकि इसलिए वहां पे एम्बुलेंस में बी ऐसा ना लिख के कैसा लिखा रहता है, ऐसा, ताकि जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो वो आपको ऐसा दिखे। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज हाउ इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सर ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम, ऐसा दिख रहा है ना, बट एक्चुअली में हमारे मिरर में ऐसा नहीं होता। ये तो मैंने ड्रॉ किया तो ऐसा बना है। जब आप प्रॉपर मेजरमेंट और स्केल यूज करके बनाओगे कॉपी में, तो जितना डिस्टेंस पे बी और बी आपका है ना मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे बी डैश बनता है मिरर के पीछे। इन द सेम वे जितने डिस्टेंस पे ए पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट का, उतने ही डिस्टेंस पे ए का इमेज बनेगा मिरर के पीछे। एम आई क्लियर? ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर मिरर के पीछे इमेज बनती है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया अपने प्लेन मिरर में? आप अगर मिरर के पास आओगे तो आपकी इमेज भी मिरर के पास आती है, आप अगर मिरर से दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी उस तरफ पीछे दूर जाएगी। कहने का मतलब मिरर अगर यहां है तो जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज। एम आई क्लियर? प्लस साइज भी सेम रहता है। ऐसा तो नहीं कि प्लेन मिरर में हमारा साइज हमसे बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो प्लेन मिरर नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लेन मिरर में अगर आप देख रहे हो अपने आप को तो आपका साइज जो भी है, आपका हाइट, आपकी हेल्थ, वो सेम दिखेगी मिरर के अंदर भी, राइट? तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज इज सेम, बस फर्क क्या आता है, इन्वर्जन। और उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। किस टाइप का इन्वर्जन है ये, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है साइड वाइज। जैसे अगर आप अपना राइट हैंड रेज करके खड़े हो इमेज ऑब्जेक्ट के सामने, सॉरी मिरर के सामने, तो आपकी इमेज में ना आपका लेफ्ट हैंड दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, खड़े हो, ठीक है, तो ये हम यहाँ मान लो मिरर है, ठीक है, मान लो ये मैं ही हूँ, ठीक है, तो ये मिरर है और मैंने अपना हैंड रेज किया तो मेरा ये हाथ रेज दिखेगा, समझ रहे हैं क्या? तो ये मेरा राइट हैंड है एक्चुअल में, पर मेरी इमेज का ये क्या है, लेफ्ट हैंड। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय साइड वाइज इन्वर्जन, जो अपन इसमें भी कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, सॉरी लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट हो जाएगा। क्लियर है ये? तो ये सारी प्रॉपर्टीज है आपके किसकी, मिरर की, प्लेन मिरर की। तो पहला की इमेज इज वर्चुअल। क्यों वर्चुअल बोल रहा हूं, देखिए द इमेज इज फॉर्म्ड इन द वर्चुअल वर्ल्ड, है ना, एक्चुअल कन्वर्जन से इमेज नहीं बना है। देखो अगर ये दोनों जो पिंक वाली लाइट्स है या ये दोनों ग्रीन वाली जो लाइट्स है, अगर ये प्रॉपर कहीं जाके मीट होती ना, मान लो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन रखी है, इस स्क्रीन पे अगर ये दोनों जाके मीट होती ना, तब जाके उस जगह पर इस ए और बी का इमेज बनता। बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, ये दोनों तो डाइवर्जिंग नेचर की है, कन्वर्जेंस तो हो नहीं रहा है। कन्वर्जेंस मतलब वो एक पॉइंट पे मीट होना, दैट इज व्हाट इज कन्वर्जेंस। ठीक है, तो जो इमेज कन्वर्जेंस से बनती है ना उसको रियल इमेज बोलते हैं, पर ये तो डाइवर्जेंस से बन रही है। देखो कोई अंदर तो बैठा नहीं है ना मिरर के जो लाइट अंदर से बाहर कर रहा है, राइट? ये तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो दो रेज आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसा हमको लग रहा है कि ये पीछे से आ रही है, राइट? बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। मिरर के अंदर कोई नहीं है जो लाइट मिरर से बाहर फेंक रहा है, राइट? तो ये हमको ऐसा लग रहा है, तो इट इज अपियरिंग टू अस, नॉट एक्चुअली में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, राइट? तो इस टाइप की इमेज को इसलिए हम वर्चुअल इमेज बोल रहे हैं। और इमेज इरेक्ट भी है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट? हाँ, उल्टा। फिर इन्वर्ट क्या होता है, इरेक्ट मतलब सीधा। तो जैसे अगर पेन ऐसा रखा है ना तो इसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी, बस साइड वाइज इन्वर्जन होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेन अगर ऐसा है तो जैसे इसका पॉइंट एंड ऊपर है और जो इसका जो सर्कुलर एंड है वो नीचे है, तो ऐसा नहीं होगा कि इमेज में ये ऐसा हो जाए। क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है ना, आप अपने स्पून को ही ऑब्जर्व करना, स्पून होती है ना आपकी चम्मच,
उसमें दो एंड होता है ना, दो सरफेस होते हैं, एक अंदर की तरफ वाला सरफेस होता है ऐसा, ये वाला एक सरफेस है, और एक ये वाला भी सरफेस है बाहर वाला, दोनों अलग अलग टाइप के सरफेस है, राइट। एक बल्जिंग आउट वाला सरफेस है, और एक बल्जिंग या बल्जिंग इन बोल लो, वैसा टाइप का सरफेस है, राइट। तो आपको दोनों तरफ आपकी इमेज अलग दिखती है, ऑब्जर्व करना आज चम्मच लेके, है ना, समझ रहे हैं क्या। तो आप अगर इस सरफेस में अपने आप को देखोगे ना, तो आपको अपनी इमेज उल्टी दिखेगी, मतलब सर आपका नीचे दिखेगा आपको, और गर्दन ऊपर दिखेगी, पूरा शरीर तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, इतने से चम्मच में आपका पूरा शरीर दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा ना। दैट इज अ कॉन्केव टाइप का सरफेस। किस टाइप का सरफेस है वो, कॉन्केव। तो वहां पे इन्वर्टेड इमेज बनती है बहुत सारे केसेस में। इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट ये है तो उसकी इमेज उल्टी बनेगी, समझ रहे हैं क्या। और वही अगर आप स्पून के इस साइड वाले को देखोगे तो वहां पे आपकी इमेज आपको इरेक्ट दिखेगी, पर छोटी इमेज दिखेगी। एम आई क्लियर। तो दैट इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। तो हमारे मिरर एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं, जब अपन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, तो इसमें तीन टाइप के मिरर्स हमको पढ़ने हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, जो हम डेली देखते हैं, राइट। दूसरा होता है आपका कॉन्केव मिरर, एंड तीसरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको अपन को एक एक करके पढ़ना है इस चैप्टर में, इस वाले पार्ट में। इन द सेम वे रिफ्रैक्शन में जब आएंगे तो वहां पे अपन फिर मिरर टाइप के मिरर को डील नहीं करेंगे, क्योंकि अपन रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, ओपेक था, सरफेस कैसा था, ओपेक था, तभी तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। पर अगर ट्रांसपेरेंट होगा, हाँ लेंस लेंगे वहां पे, अगर वहां ट्रांसपेरेंट आपका सरफेस है तो लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, बाउंस बैक करके पीछे नहीं आएगी। ट्रांसमिट समझते हैं ना, पास हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट तो वही होता है ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी होते हैं ना, मतलब ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो या क्लासिफाई कर सकते हो, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, और तीसरा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, जो दोनों करते हैं, वो ट्रांसमिट भी करेंगे, वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जैसे बटर पेपर हमारा, है ना, वो एक। और कुछ ग्लासेस भी ऐसे होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है। मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, लेंस में रिफ्रैक्शन, यानी कि ट्रांसमिटिंग होगी लाइट की। एम आई क्लियर, ठीक है। ठीक, तो अपन पहले रिफ्लेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। डाल दिए सब चैप्टर का नाम, लाइट, ठीक है। तो पहले कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज लिखते हैं, जो मैं अभी मैंने आपको बताया ना, उसको शॉर्ट में लिखते हैं, और फिर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल दिया आप लोग लाइट, और उसमें हाइफन डाल के लिख भी लेना, अपन को पढ़ना क्या है इसमें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों पार्ट पढ़ने हैं। लाइट हाइफन डाल के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो तुम लोग अंदर हो ना, लास्ट बेंच में, इसको जगह नहीं मिल रही है, कैसे आधा बैठा है बाहर अंदर। ठीक है, इसमें लिखेगा लाइट, हेडिंग डाल के सब हेडिंग लाइट का डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, light is a form of energy, light is a form of energy which gives us the, light is a form of energy which gives us a sensation of vision, sensation of vision, sensation of vision, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, some properties of light are, some properties of light are, some properties of light are, पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, इट, पहले उसका वो लिख लेते हैं, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड लिखेगा, इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम, इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम
It does not need a material medium to travel. Material medium to travel. ठीक है. Next point. It travels in a straight line. It travels in a straight line. It travels in a straight line. अब बार बार इस स्लाइड को अपन ऐसे बना नहीं पाएंगे, राइट? इसलिए अपन किससे शो करते हैं उसको? एरो से. तो उससे उसका डायरेक्शन ही पता चल जाएगा कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, ऑब्जेक्ट कहां पर है. जैसे अगर मैंने ऐसे रे बना दिया, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकल कर आ रही होगी, राइट? ओके. तो इसी में ही लिखना, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. नीचे लिखना light is denoted by, light is denoted by या represented by भी लिख सकते हो, by a straight line which shows the direction of movement of light, which shows the direction of movement of light. First up, it is called a ray. It is called a ray. It is called a ray. Movement of light. ठीक है, it is called a ray. ये बना लेना एक सिंगल लाइन with a arrow, है ना, और उसको नाम दे देना नीचे रे. ठीक है. इन्हीं रेस के बंडल को हम बीम बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा a bundle of rays of light, a bundle of rays of light is called a beam of light. Is called a beam of light. Is called a beam of light. नीचे लाइन में पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एक एक करके लिखते हैं. नीचे लिखना a beam of light in which a beam of light in which a beam of light in which rays propagate मतलब ट्रैवल करना, है ना. A beam of light in which rays propagate parallel to each other, parallel to each other, parallel to each other is called a parallel beam of light. Is called a parallel beam of light. Is called a parallel beam of light. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में a beam of light in which rays propagate, यहां तो सेम है पूरा. a beam of light in which rays propagate, अभी जो हमने पैरेलल के लिए लिखा था ना लाइन, वैसे ही यहां propagate तक सेम लिखो वापस से. a beam of light in which rays propagate, a beam of light in which rays propagate to meet at a point, to meet at a point, to meet at a point is called converging beam. Is called converging beam. ठीक है. थर्ड लाइन में डाइवर्जेंट के बारे में लिखना है, फिर प्रोपगेट तक सेम लिख लो. a beam of light in which rays propagate. फॉलो कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन. रे हो गया सिंगल स्ट्रेट लाइन को हम रे बोल रहे हैं, बंडल ऑफ रेस को बीम बोल रहे हैं. अब बीम भी तीन टाइप की है. इफ दे आर प्रोपगेटिंग पैरेलल टू ईच अदर तो पैरेलल बीम बोलेंगे,
इफ दे आर प्रोपेगेटिंग सच दैट कि वो एक पॉइंट पे मीट हो रही है आकर के, तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। और अगर एक पॉइंट से निकलती हुई दिख रही है तो उनको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। तो अ बीम ऑफ लाइट इन विच rays propagate in such a way that 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 they move out of a point, they move out of a point, they move out of a point, एक पॉइंट से बाहर निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है, move out of a point is called a divergent beam, is called a divergent, DIVERGENT, और यहाँ कन्वर्जेंट का था CONVERGENT, ठीक है। तीनों का डायग्राम बना लो। ये पैरेलल बीम, जीई, कन्वर्जिंग लिखे हो क्या, नहीं कन्वर्जेंट लिखो, कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। तीनों का डायग्राम बना लो, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम, चलेगा कन्वर्जिंग वैसे, तू बता कौन सा है। अभी लिखा ना तेरे सामने, यहाँ डाइवर्जेंट, यहाँ कन्वर्जेंट, और नहीं तो भी अभी डेफिनेशन लिखे, उसे समझ में नहीं आया क्या, वेर क्लियर है ना सबको। तो डाइवर्जेंट का एग्जांपल तो भी हमने देखा भी था ना मिरर में, कि दो रेस कैसे एक दूसरे से डाइवर्जेंट जा रही थी, यानी कि निकली एक पॉइंट से ये, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है एक दूसरे से और दूर होती जा रही है, समझ रहे हैं क्या। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी ना, उसी के अंदर ये सारे डेफिनेशन लिखे अपन, रे, बीम, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी थी ना ये, चलिए फोर्थ लिखेगा, फोर्थ प्रॉपर्टी, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट is different in different media. The speed of light, the speed of light is different in different media. Media is the plural of medium. ठीक है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। हम बात कर रहे थे एयर की या वैक्यूम की, तो उसमें कितनी होगी, 3 × 10⁸ ठीक है। तो एक लाइन उसमें इसी पॉइंट में जोड़ लेना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ लाइट in air or vacuum is, speed of light in air or vacuum is 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन डालेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखेगा, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ, the phenomenon of bouncing back of light, bouncing back of light in the same medium, in the same medium, bouncing back of light in the same medium, ठीक है। जैसे ये आपका सरफेस है, लाइट आ रही थी एयर से और बाउंस बैक होके वापस एयर में ही गई, राइट। तो आप क्या हो रहा है, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बट कब, इससे टकराने के बाद, है ना। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, कंप्लीट करो डेफिनेशन, after striking the surface, the phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking the surface is called reflection, is called reflection.
ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये जो डिनोट कर रहे हैं ये पॉलिशिंग है ना, पॉलिश कर रहे हैं। तो ये वाला सरफेस है आपका पॉलिश्ड सरफेस, और ये सरफेस है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके सामने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्शन शो करना है हमें सिर्फ, अभी ऑब्जेक्ट वगैरह मत बनाना, इंसिडेंट रे दिखा देना, देन रिफ्लेक्टेड रे, और इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे क्योंकि वो इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, नॉर्मल कोई ऐसे होती नहीं है ना, वरना ऐसे तो हमको नॉर्मल दिखते रहती है ऐसे ही, तो इट इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन। इसको आई डिनोट कर देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम बनाने की कोशिश करना। ये आपका नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई और आर को यहां लिख लेना साइड में। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, ऐसे एंगल आर को भी लिख लेना। डायग्राम में वहां जगह नहीं है इसलिए अलग से लिख रहा हूँ साइड में, है ना। एंगल आई अलग से, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो कौन कौन सी लाइन के बीच का एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या नाम है आपका? नोमिता। और आपका? मनन। पूरा नाम? ओके ड्रॉ। लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये सारी चीजें आपने क्लास 7 8 में पढ़ी है ना, तो उसको फटाफट आगे बढ़ा रहे हैं अपन, फिर अपन आएंगे कि 10th में नया क्या पढ़ना है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें लिखना फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, लिखिए आइफन डाल के। When a ray of light is incident on a mirror, when a ray of light is incident on a mirror, when a ray of light is incident on a mirror, it is reflected from the mirror, it is reflected from the mirror when a ray of incident on a mirror, it is reflected from the mirror in such a way that, in such a way that such a angle of incidence is equal to, when a ray of light is incident on a mirror, comma, it is reflected from the mirror। यहां तक तो क्लियर है ना, कि कोई भी लाइट अगर मिरर पे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, पर वो रिफ्लेक्टेड इस तरीके से होगी कि आई और आर बराबर। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस
is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of incidence. सॉरी, पहला क्या बोला? तो पहला रिफ्लेक्शन बोल दिया था क्या? इंसिडेंस से दो बार बोल दिया क्या? चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. क्लियर है? ठीक है, चलो सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ इसमें लिखिएगा, द इंसिडेंट रे comma the reflected ray, the incident ray comma the reflected ray, और तीसरा क्या है? नॉर्मल. एंड द नॉर्मल. द इंसिडेंट रे comma the reflected ray and the normal. हाँ, एक ही प्लेन पे है ना, बट वो कहां पर एक ही प्लेन पर है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो जनरली ये लिखना भूल जाते हैं ना लोग, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं लिखते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन लिख देते हैं. पर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बट किस पॉइंट पे वो सेम प्लेन पे है? तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो लिखिए, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उसी लाइन में कंटिन्यू करेंगे ना, उसी सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं. द इंसिडेंट रे comma the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. At the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है? क्या मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मार्क नहीं किया है? समझ जाएंगे क्या? कर लो डायग्राम में मार्क, नहीं तो इसी पॉइंट पर एरो दे करके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नाम तो समझ में आ रहा है ना? वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे जाके इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, नोट करके स्पेशल केस लिखते हैं 90 डिग्री वाला. नोट करके लिखो इसी में ही. नोट, when the incident ray falls on a mirror, when the incident ray falls on a mirror, when the incident ray falls on a mirror at right angles, comma the angle of incidence is कितना? 0 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री. ठीक है, फुल स्टॉप. देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0. ये दोनों बराबर होते हैं बाय लॉ. हो गया. When the incident ray falls on a mirror at right angles, तो राइट एंगल लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ना एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है. याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा हम नॉर्मल से ही मेजर करेंगे, और इस बार इंसिडेंट रे ही आपकी 90 डिग्री पे गिर रही है ऐसे, राइट? तो वो वापस से उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन अ मिरर एट राइट एंगल्स, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, therefore angle of reflection is also 0. डायग्राम ये बना लेंगे. इसमें एक सरफेस को ये पॉलिश करना मत भूलना ना. तो यही आपकी इंसिडेंट रे है और यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे. हाँ, वही नॉर्मल भी है. ठीक है, तभी तो एंगल 0 बन रहा है. क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखना छोटा सा जल्दी. given that जल्दी, given that incident ray makes an angle of, given that incident ray makes an angle of 30 degree with the plane mirror, given that
incident ray makes an angle of 30 degree with the plane mirror full stop. Find the angle of reflection. वाह मेरे बच्चों, पढ़ दो अच्छे से क्वेश्चन को, मतलब पढ़ो क्वेश्चन को पहले। क्या 60 डिग्री? अरे 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी ना है, 30 डिग्री तो इंसिडेंट रे का एंगल है मिरर के साथ, तो बचा कितना 60 डिग्री, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे, क्वेश्चन कंप्लीट किए। हाँ, अब इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको सिचुएशन को ड्रॉ करना पड़ेगा, वरना ऐसे ही गलती करोगे जैसा भी सब किए। तो हमारा ये है मिरर, ये है इंसिडेंट रे, और क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे तो इंसिडेंट रे 30 डिग्री मिरर के साथ बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं लिखा हुआ है वो, राइट। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये रहा नॉर्मल, तो इतना 90 है ना, इतना 90 है, तो बचा कितना ये 60, और अगर ये 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 60। तो ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या एवरीवन? लिखेंगे कैसे? आप ऐसे लिखो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30, दैट विल बी 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और डायग्राम में दिख ही रहा है कि आप 30 डिग्री किसको माने हो, है ना। आपने जो आंसर दिया उसके हिसाब से आपने 30 डिग्री इसको माना था, तभी तो 30 डिग्री चिल्ला है ना। ठीक है, मुझे लगा बता दोगे ये वाला आंसर, मैं तो एक्चुअली छोड़ना था एक क्वेश्चन है, ये तो बता ही देंगे इन लोग, अच्छा हुआ दिखा दिया। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा तो सिली भी होगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं ना। इमेज ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और फिर प्लेन मिरर का जो आज मैंने इमेज बनाकर दिखाया है उसके बारे में भी लिखेंगे, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, फिर स्पेरिकल मिरर चालू करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ बट इंटरेस्टिंग है।